तो आज का टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। सो देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशंस बना था उस वक्त फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में का ना तो कोई जिक्र था और ना ही इसको डालने की कोशिश की गई थी, क्योंकि संविधान निर्माताओं को, कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने वालों को ये लगा था कि हमारा देश, वैसे भी हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं, ये तो अंग्रेजों की बात सुन लेते थे, तो हम तो अब हमारा ही देश का, हमारा खुद का कानून है, तो वो क्यों नहीं सुनेंगे। इसकी कोई विशेष रूप से आवश्यकता नहीं पड़ी और इसकी आवश्यकता पड़ती भी नहीं, और अभी भी इसकी आवश्यकता देखा जाए तो कुछ विशेष रूप से नहीं है। 1975 की बात है, इमरजेंसी लाया गया था। अब इमरजेंसी के विरोध में लोग खड़े हो गए थे, वो सरकार के विरोधी हो गए थे। तो जाहिर सी बात है, जब कोई सरकार का विरोधी हो जाता है तो सरकार को लगता है कि ये तो मेरा विरोधी हो रहा है, इनकी बातों को दबाना चाहिए। तब इंदिरा गांधी की सरकार ने, उस टाइम पे तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने स्वर्ण सिंह नाम की एक कमेटी बनाई। नाम से पता चल रहा है कि उस कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो स्वर्ण सिंह होंगे। उसको ये काम सौंपा गया कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हमने देश के नागरिकों को अधिकार दिए हैं, उसी तरह से क्या इन लोगों के कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में अधिकार और कर्तव्य दोनों ही पैरेलल यानी कि समानांतर चलते हैं। जब भी आपको कोई अधिकार मिलता है तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी अपने आप उनसे बंध जाती है। जैसे कि आपको एक अधिकार मिला हुआ है कि आप हमारे पास आकर के पढ़ाई करें, और आपकी इसमें नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको अच्छे से पढ़ना है। ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। इसके लिए मुझे कोई रूल बनाना नहीं पड़ेगा कि आप यदि पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तभी हम आगे चलेंगे, तभी हम आगे कुछ और अच्छा पढ़ा सकेंगे। ऐसी कोई रूल नहीं बनती है ना। तो स्वर्ण सिंह नाम की एक कमेटी बनाई गई 1975 से 1977 के बीच में। उन्होंने अपना काम किया और अपना रिपोर्ट कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी के सरकार को सौंपी। उसमें उन्होंने कुछ मूलभूत कर्तव्य, मूलभूत अधिकारों के साथ साथ कुछ मूलभूत कर्तव्य भी सुझाए। उनमें से अधिकतर उनकी जो बातें थी, उन बातों को एक्सेप्ट कर लिया गया, कुछ बातों को नकार दिया गया। जिन बातों को एक्सेप्ट कर लिया गया उन बातों को हम देखते हैं। तो ये जो मूलभूत कर्तव्य जो है, इसे संविधान में बाद में लाया गया। कब लाया गया, अब इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इसे संविधान में लाया गया है, तो कौन सा लाया गया है? पार्ट 4A में लाया गया है। देखिए, पार्ट 4 किससे रिलेटेड है बताइए मुझे। हमने पार्ट 4 पढ़ लिया है। पार्ट 4 किससे रिलेटेड है? डीपीएसपी से, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है। और पार्ट 4 के बाद डायरेक्ट पार्ट 5 है ना। तो अभी जब इनको जोड़ा गया तो प्रश्न ये था कि इसको हम कहां पे रखें। तो अधिकार और डीपीएसपी के बाद में इस चीज को डालने का निर्णय लिया गया। अब उस चीज को डालने के लिए संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ, और अमेंडमेंट के तहत एक और नया एडिशनल चैप्टर उसमें जोड़ दिया गया। तो क्या था वो एडिशनल चैप्टर? पार्ट 4A। पार्ट 4 हमने पढ़ा था, उसमें ए को ऐड कर दिया गया। पार्ट 4A कब जोड़ा गया? जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उस टाइम पे इस चीज को जोड़ा गया था। देखिए, 42nd अमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 ये इंडियन पॉलिटी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, 42nd एंड 44, क्योंकि इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रावधानों को, बहुत सारे अनुच्छेदों को, बहुत सारे आर्टिकल को इसमें लाया गया, किसी को हटाया गया। इसमें बहुत कुछ हुआ था जो हम आगे आगे बहुत कुछ, जितने भी चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे आपको ध्यान में आएगा कि ज्यादातर जो चेंजेस हुआ है वो 1976 और 1978 में हुआ है। 44 अमेंडमेंट और 44 अमेंडमेंट में हुआ है, 42nd एंड 44 अमेंडमेंट में हुआ है। अच्छा, अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस में डिवाइड करने का कोई रूल नहीं है और कोई इसमें लिखा हुआ भी नहीं है। जस्ट पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि इसमें एक मोरल ड्यूटी के बारे में लिखी गई है और एक सिविक ड्यूटी के बारे में लिखी गई है। यानी कि एक नैतिक जिम्मेदारी होगी आपकी, और एक नागरिक होने की नागरिक होने के नाते एक आपकी एक जिम्मेदारी होगी, है ना। तो मोरल ड्यूटी यानी कि एक ऐसी ड्यूटी होगी
जो स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों से लिया गया है, जो नोबेल आइडियाज थे फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम फाइटर्स के, उन सारे आइडियाज को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है कि आप उनके तरह सोचे, उनके तरह बने। ये आपकी एक ड्यूटी होगी। और एक नागरिक कर्तव्य यानी कि एक सिविक ड्यूटी क्या होगी कि आप कॉन्स्टिट्यूशंस का रिस्पेक्ट करें, अपने संविधान का आदर करें, नेशनल फ्लैग जो है, नेशनल एंथम है, उसका सम्मान करें, उसका रिस्पेक्ट करें। ये एक आपका नागरिक कर्तव्य हो गया। अब उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंस को पढ़ते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर confined to Indian citizen only and do not extend to foreigners। देखिए, ये जो नागरिक के जो कर्तव्य हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के ऊपर ही लागू होते हैं, ना कि फॉरेनर्स के ऊपर। लेकिन यदि आप देखेंगे कि कुछ मूलभूत अधिकार ऐसे भी रह गए हैं, कुछ मूलभूत अधिकार हमें ऐसे भी मिले हुए हैं जो नागरिकों के साथ साथ विदेशी व्यक्तियों को भी दिया गया है। लेकिन जो कर्तव्य है, जो ड्यूटीज है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही है। यानी कि कोई फॉरेनर्स आकर के इंडिया में प्रवास करता है या इंडिया में रहता है तो उन्हें ये सब चीज पालने की, मानने की जरूरत नहीं है। मुझे जस्ट 2 सेकंड दीजिएगा। हाँ जी, दूसरी चीज है, अब ये भी क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। इसका मतलब ये भी क्या है, जैसे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो थे, यदि कोई भी सरकार, कोई भी राज्य उसको लागू नहीं करवा पाई तो उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट में आप कोर्ट में जा नहीं सकते हैं। इसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। यदि कोई व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटीज को ओबे नहीं कर पाया, मान नहीं पाया, उसके अनुरूप कार्य नहीं कर पाया, तो देश की सरकार जो है वो भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशंस में ये बात लिखी गई है। लेकिन तमाम बहुत बार ये बातें जो है अदालतों में गई, सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने बात क्लियर किया कि भले ही कॉन्स्टिट्यूशंस में ये बात लिखा हुआ नहीं है कि कोई भी स्टेट, कोई भी सरकार इसे फोर्सफुल्ली इसे लागू कराए, लेकिन ये इंडियन सिटीजन का ये एक सिविक ड्यूटी होगा, नागरिक जिम्मेदारी होगी कि वो इस चीज को फॉलो करे, और स्टेट एक्शन ले सकती है यदि वो चीज फॉलो नहीं हो पाता है तो। हालांकि स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो सिफारिशें की थी उसमें उन्होंने ये बात साफ साफ लिखा था, साफ साफ कहा था कि यदि इन कर्तव्यों को फॉलो नहीं कराया जाता है तो देश के सरकार के पास ये अधिकार होगा, ये राइट्स होगा कि वह एक पर्टिकुलर पर्सन को, उस व्यक्ति को वह दंडित कर सके, उसे एज पर जो लॉ है, एज पर द जो रूल है, उसे उसके लिए सजा दे सके। सजा का प्रावधान करने की उन्होंने अनुशंसा की थी, लेकिन इंदिरा सरकार ने ये चीज लागू नहीं करवाया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखा हुआ नहीं है तो किसी के भी हम ऊपर अगेंस्ट, कोई भी सरकार किसी व्यक्ति के ऊपर कोई अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकती है। जैसे कि यदि आपने नेशनल फ्लैग का अपमान कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेट जो है आपके ऊपर एक्शन लेगी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। वही चीजें, देयर इज नो लीगल सैंक्शंस, यानी कि उनके उल्लंघन के खिलाफ कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। ये बात सिर्फ लिखने की थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इस चीज को आपको भी समझना होगा। स्वर्ण सिंह समिति, आप ये नाम याद रखिएगा, बस, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो फंडामेंटल ड्यूटीज अभी जो है टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू हुआ था, मैं कह रहा था 1976 में जब फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 10 ड्यूटीज थे, यानी कि सिर्फ 10 कर्तव्य थे उस टाइम पे। लेकिन 86 अमेंडमेंट 2002 जब हुआ था तो उसमें एक और आर्टिकल को जोड़ दिया गया, मींस आर्टिकल नहीं, एक और कह लीजिए आप, एक और ड्यूटी को जोड़ लिया गया। उस ड्यूटी में यह कहा गया कि कोई भी पेरेंट्स या गार्जियन जो होंगे वह अपने बच्चों को जो 6 से 14 साल की एज के होंगे उसे स्कूल में भेजने की व्यवस्था करें। उसे स्कूल में भेजना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसी वक्त 86 अमेंडमेंट में यह बात आया था कि 6 से 14 साल
के जितने भी बच्चे हैं उनको एक अधिकार मिल गया था। कौन सा अधिकार था वो? राइट टू एजुकेशन। इसके पहले आप ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ सकते हैं, एक बार आप लोग घर पे जा करके गो थ्रू कर लीजिएगा क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है, हिंदी में भी है। ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरी नहीं। आपको लग रहा है कि इसके ऊपर मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए तो बताइए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देख लीजिए एक बार आप लोग, टाइम ले लीजिए, 2 मिनट 1 मिनट ले लीजिए। लग रहा है कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए मुझे? देखिए कुछ कुछ चीजें हैं जैसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन करना, सुधार की भावना विकास करें। एक चीज देखिएगा, इसकी आलोचना हम इस तरह से कर सकते हैं, इसकी क्रिटिसिज्म हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज में जो बहुत सारी बातें लिखी गई है उसको वेल डिफाइन नहीं किया गया है, यानी कि अच्छे तरह से उसे परिभाषित नहीं किया गया है। अब इसमें लिखा जा रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। अभी हम, कोई अनपढ़ व्यक्ति होगा उसे पता ही नहीं कि विज्ञान क्या होता है, दृष्टिकोण क्या होता है, तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे अपनाएगा, है ना? तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका डिफाइन, जिसको परिभाषित संविधान में नहीं किया गया है, यानी कि ये आम लोगों के समझ से बाहर की चीजें हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी है जो आम लोगों के समझ से बाहर है। बस इतनी ही बातें हैं, इसलिए मैंने आपको कहा कि 10-15 मिनट का ही चैप्टर है ये। कुछ पूछना है आपको इसमें पूछ सकते हैं। इसके बाद एक और 1999 में, याद रखिएगा आप लोग, डेट याद रख लीजिए। क्वेश्चन 19, ये क्या हो गया? 1999 में एक और कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम था वर्मा कमेटी। वर्मा कमेटी का काम यह था कि जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आप इसके ऊपर स्टडी कीजिए, इसके ऊपर अध्ययन कीजिए और यह बात बताइए कि क्या कोई ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज है जिसको फॉलो ना करने पे स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, वह किसी कानून की व्यवस्था कर सके, कोई लॉ बना सके। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कुछ सुझाव दिए थे। उन्होंने अपना जैसे कहा था कि यदि कोई राष्ट्र की जो संपदा है या फिर राष्ट्रीय धरोहर वाली जो चीजें हैं उसको कोई नुकसान पहुंचाता है, या फिर जो अपनी राष्ट्र ध्वज है या नेशनल फ्लैग है इसको कोई नुकसान पहुंचाता है या इसका कोई अपमान करता है, तो इसके लिए आप कानून की व्यवस्था कर सकते हैं, दंड की व्यवस्था कर सकते हैं। उन्होंने ये सारे कुछ सुझाव दिए थे। उनमें से अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर कोई कानून नहीं बना है, कोई आईपीसी नहीं बना है, लेकिन बहुत सारे आईपीसी ऐसे बन चुके हैं जो आते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? नहीं होगा, राइट? इतना ही चीज था इसमें, ज्यादा कुछ था नहीं ये चैप्टर। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। Which among the following were inserted in the constitutions of India on recommendations of स्वर्ण सिंह कमेटी? मैंने कहा था आपको स्वर्ण सिंह कमेटी आपको याद रखना है, ये हमेशा कहीं ना कहीं पे आपको दिखने को मिल जाएगा। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहाँ पे क्या किया था बता दीजिए, सबको पता है, फंडामेंटल ड्यूटीज किया था, है ना? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, देखिए, when I respect the ideas and institutions of our constitutions and respect national flag and national anthem, perform which of the following? यानी जब हम कभी संविधान का आदर करते हैं और अपने भारतीय झंडे, आप राष्ट्रीय ध्वज कह लें, राष्ट्रीय ध्वज का जो आदर करते हैं या फिर राष्ट्रीय गान का जो आदर करते हैं, तो हम अपनी कौन से कर्तव्य को निभा रहे हैं, हम अपने कौन से कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, है ना? फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट? इसमें भी कोई बड़ी कोई क्वेश्चन नहीं थी। और देख लीजिए क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द ड्यूटीज, हाँ बताइए आप लोग, अब इनमरेटेड इन आर्टिकल 51A आर नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज एंड आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इसका आप जवाब दीजिएगा आप लोग। स्टैट्यूटरी का मतलब आप लोग समझते हैं ना?
यस, संवैधानिक संस्था, यानी ऐसी संस्था जिसका वर्णन, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। इसमें से कौन करेक्ट है? पहला करेक्ट है क्या? 51A क्या है? पहला करेक्ट है, बताइए मुझे। पहला करेक्ट है अनिल? क्या बात कर रहे हो आप? कैसे करेक्ट हो सकता है पहला? क्या उसमें लिखा हुआ है? मैंने इसलिए रेड मार्क करके यहाँ पे रखा है, नॉन स्टैचूटरी। नॉन स्टैचूटरी का मतलब क्या हो गया? जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 51A सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नॉट नहीं पढ़ा था, ऐसी ही मिस्टेक होती है बच्चा, आते हुए आंसर नहीं दे पाते लोग, इसलिए प्रीलिम्स में कट जाते हैं। ऐसी गलती ना दोहराएं, इसके लिए ही हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देख लीजिए क्या है। वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी मेट विद पनिशमेंट, बट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन एनी पेनल्टी फॉर इट्स वायलेशन। मैंने ये बात आपको भी कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज यदि आप फॉलो नहीं कर पाए, यदि आप वायलेट करते हैं, वायलेशन करते हैं इसका, तो क्या होता है? आपको पनिशमेंट मिल सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की कोई भी जिक्र नहीं है। बिल्कुल सही है। यदि इसी क्वेश्चन में यूपीएससी इस ढंग से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, यहां तक स्टेटमेंट पूछे और यहां पे लिखे कि बट की जगह पे वो लोग एंड लिख दें और लिखे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस सम पेनल्टी फॉर इट्स वायलेशन, ऐसी भी इस ढंग से भी वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा आप लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है किसी भी तरह के पनिशमेंट का, लेकिन स्टेट, लेकिन गवर्नमेंट पनिशमेंट दे सकती है। थर्ड क्या है? Parliament can prescribe penalty for violation of specific duties. Yes. So second and third is correct. तो ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस ढंग के क्वेश्चंस कहां पे आएंगे आपको? इस ढंग के क्वेश्चन यूपीएससी में आएंगे, और इस ढंग के क्वेश्चन कहां पे आएंगे? स्टेट पीसीएस में आएंगे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कीजिए, और मैंने कल जो मेंस के लिए जो क्वेश्चन दिया था, शायद आप लोग लिख रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखने की प्रैक्टिस कर दें। देखिए, अभी जो आप आंसर लिख रहे हैं, मैं आपसे किसी भी तरह का उम्दा आंसर की जो फरमाइश है वो नहीं करता, या वो मैं आशा भी नहीं करता हूं कि आपका आंसर काफी अच्छा हो, यूपीएससी लेवल का हो। लेकिन जस्ट आपको दे रहा हूं कि ताकि आपका लैंग्वेज, आपका भाषा पे अभी से पकड़ होनी चाहिए, आप लिंग्विस्टिक मिस्टेक ना करें, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें, इसलिए आपसे अभी से लिखने की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। लेकिन आप लोग खुद देखिएगा, 2 महीने के बाद आप लोगों के अंदर बहुत चेंजेस आ जाएंगे। फिर आप देखिएगा अपनी आंसर, और अभी जो आप लोग आंसर लिख रहे हैं तब का, और बाद में जो आप आंसर लिखेंगे तब का, आप लोग को खुद समझ में आएगा डिफरेंस क्या है। दूसरी बात, आज से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट है। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उसका स्वागत है, जो लोग ज्वाइन नहीं किए वो लोग ज्वाइन कीजिए, जो लोग करना चाहते हैं वो, जो नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, और जो लोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके पास अभी पैसे नहीं है, तो वो कृपया कर अभी मुझे तुरंत बता दें, मैं आप सबका अकाउंट एक्टिव कर देता हूं। पैसा आज नहीं तो कल मुझे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आर्थिक रूप से कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और हमने पूरे जीएस का भी पेपर लॉन्च कर दिया है, पूरे 14 महीने तक की ये क्लास चलेगी। उसमें आपका ए से GS 1 से लेकर के GS 4 प्रीलिम्स सारा कवर हम लोग करवाएंगे। दिल्ली में जो कोचिंग होती है उसके प्रीलिम्स की अलग कोचिंग होती है, मेंस की अलग कोचिंग होती है, एसे की अलग कोचिंग होती है, लेकिन हम आपको सारी चीजें इसी में करवाएंगे। और इसलिए इसका जो ड्यूरेशन है ये 8 महीना 9 महीना ना होकर के इसका ड्यूरेशन पूरा का पूरा 14 महीने का है, 1 साल भी नहीं है, 1 साल से भी ज्यादा। और उसके बाद उसके जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है आप उसे 2 साल तक देख सकते हैं। तो जो लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों ने ही बोला था मुझे चालू करने के लिए, इसलिए मैंने चालू किया। तो जल्दी से जल्दी आप लोग वो ज्वाइन कीजिए, और किसी को किसी भी रूप से आर्थिक समस्या है, फाइनेंशियल इशू है, तो मुझे बताइए, हम उसका भी कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। लेकिन हमें पढ़ने वाला बच्चा चाहिए, और अगले साल तक हमें रिजल्ट चाहिए। कितने लोग हैं जो जिनको लगता है कि अगले साल वो मुझे रिजल्ट दे देंगे?
मतलब अगले साल के अगले साल, क्योंकि अगले साल आप लोग एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे तो। किसी को नहीं लगता? कोई रिप्लाई नहीं? चलिए कोई बात नहीं। अनिल को लगता है, गुड अनिल। क्योंकि हमारी जीत तभी होगी जब आप सफल होंगे। तो हम 9:30 बजे मिलते हैं, तब तक आप लोग खाना पीना खा लीजिए जल्दी से। ठीक 9:30 बजे, लेट मत कीजिएगा। ठीक 9:30 बजे हम लोग हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे। जिसको खाना खाना है, पानी पीना है, सब पी लीजिए, आ जाइए जल्दी से। 30 मिनट्स के बाद हम मिलते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही था। किसी को कुछ लग नहीं रहा ना कि चैप्टर कितना जल्दी खत्म क्यों हो गया? नहीं तो फिर मुझे बोलेंगे सर आपने बहुत जल्दी खत्म कर दिया। ऐसे भी बच्चे हैं यार हमारे ग्रुप में। नहीं ना, चैप्टर छोटा था बच्चा, इसलिए मैं क्या कर सकूं। कुछ ज्यादा बात लिखी हुई नहीं थी, इसलिए तुरंत खत्म हो गया। कल ही बता दिया था मैंने कि 10-15 मिनट का चैप्टर है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए, 9:30 बजे मिलते हैं। जिनको ज्वाइन करना है वो मुझे, जिनका जो ज्वाइन कर लिया वो तो ठीक है। जिसको ज्वाइन करना है वो तुरंत मुझे बताइए, मैं लिंक भेजता हूँ, आप लोग ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर हम कल ही बता दिए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हम लेंगे, जिसमें संवैधानिक निकाय जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से होगा। वो 2 यूनिट है, वो दोनों यूनिट फटाफट खत्म हो जाएगा अगले वीक में। और हाँ, इंडियन पॉलिटी की अब सारी क्लास मंडे से स्टार्ट होगी, ठीक है। सैटरडे संडे आप लोगों को मेंस के लिए जो आंसर मैंने क्वेश्चन दिया है उसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और कल तक क्वेश्चन भेज दीजिए ताकि मुझे संडे को टाइम मिले चेक करने का। ठीक है, चलिए 9:30 बजे मिलते हैं।